सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, एक और सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका है और ये आया है पीका एक्ट 2016, जिसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया गया। और सदारती ऑर्डिनेंस की रिवायत को बरकरार रखते हुए हुकूमत ने एक बार फिर पार्लियामेंट से कानून साजी के रास्ते को नज़रअंदाज किया और नया तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आई। ये ऑर्डिनेंस फेक न्यूज़ के फैलाव को रोकने के लिए बनाया गया है, जिसे पीका के कवानीन में एक नई तरमीम की गई हैं। तरमीम ये कहती हैं कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले शख्स की सज़ा को अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कैद कर दिया गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर झूठी खबर फैलाएगा कोई तो उस शख्स को 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। हुकूमत के इस इक़दाम को चारों सिमत से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन हो, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, सब ने ऑर्डिनेंस को एक काला कानून करार दिया है और मुल्क की तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ मिलकर खड़े होने का फैसला भी किया है। सहाफ़ती तंजीमें ये कहती हैं कि ऑर्डिनेंस तनकीदी आवाज़ों को दबाने की कोशिश है और आज़ादी सहाफ़त पर जब भी कतगने लगाने की कोशिश होगी तो उन्हें हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि ये ऑर्डिनेंस वक्त की अहम ज़रूरत है और फेक न्यूज़ को रोकने की अशद ज़रूरत है। फेक न्यूज़ के फैलाव को रोकना तो ठीक है, मगर हुकूमती पीका ऑर्डिनेंस ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के तहत बना किसी तहकीक या इंक्वायरी या किसी भी शख्स को इल्ज़ाम की बुनियाद पर बगैर अरेस्ट वारंट के फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसके अलावा मुल्ज़िम की ज़मानत भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। हुकूमत बिना अरेस्ट वारंट के किसी को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर कैसे गिरफ्तार कर सकती है और ये इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कैसे बताया जाएगा कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर झूठी है। और अगर एक फोरम, जो कि ज़ाहिर सोशल मीडिया का फोरम है, आप जानते हैं नाज़रीन, वहाँ पर जब कोई ट्रेंड बनता है तो उस ट्रेंड में बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं। जब बहुत से लोग शामिल हो जाएंगे उस ट्रेंड में और उस खबर को फैला दिया जाएगा तो कितनी बड़ी तादाद को हुकूमत गिरफ्तार करेगी, फिर मुकदमात किस तरीके से चलेंगे और फिर क्या जब उसमें ज़मानत ही नहीं हो सकती है तो ये किस तरह का ऑर्डिनेंस है। और सबसे बढ़ के जब हम ये देख रहे हैं कि ख़वानीन की ज़रूरत से मुतालिक जब वफाकी वज़ीर के सामने सवाल उठाया गया तो वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम ने ये जवाब दिया कि आला शख्सियात जैसे जजेज़ हैं, खातून अव्वल हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है और ख़राब ज़बान इस्तेमाल की गई है, जिसमें एक कन्फ्यूजन भी है। तो इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन आयर शाइख उस्मानी साहब, ज़रा उनसे कानूनी राय इस पर लेते हैं। और फ़ारूक अदील साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, आपको भी हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। लेकिन सबसे पहले मैं शाइख उस्मानी साहब से गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। शाइख साहब, जब भी कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस आता है या फिर कोई कानून बनता है, वो कैसे बना, चले ऑर्डिनेंस की सूरत में हुआ या तरमीम की सूरत में हुआ, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जब आप 3 से 5 साल की सज़ा किसी शख्स को दे रहे हैं इस बुनियाद पर कि उसने फेक न्यूज़ फैलाई है, तो ये तय कैसे किया जाएगा कि ये खबर फेक है, ये झूठी है, और उसके पैरामीटर्स हुकूमत किस तरह से तय करेगी कानून नुक्ता नज़र पर अगर बात करें तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आइन में प्रोविजन है ऑर्डिनेंस लाने की, वो उसके लिए कुछ दायरा मुकर्रर किया गया है। वो उसी वक्त लाया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो। बिल्कुल। लेकिन इस तरह से अपनी मर्जी से जो आपको समझ आए आप जाके एक कानून लिख लें, रात को लिख करके आप प्रेसिडेंट साहब के पास ले जाएं, उनसे साइन करा के आप अनाउंस कर दें, तो ये तो सरासर जमहूरियत के जो उसूल हैं उसके मुनाफी है। ये तो बिल्कुल नहीं, और ये इसी बेसिस से भी ये ख़त्म हो सकता है ये कानून। लेकिन अब जो जिस तरीके से ये लाया गया है कानून, वो बड़ी अजीब व गरीब है। चूँकि जो पीका ऑर्डिनेंस अभी तक जो पीका पहले चल रहा है, पीका लॉ, वो तो ठीक ठाक था, उसमें काफ़ी अच्छी प्रोविजंस थी और मेरे ख्याल में प्रोटेक्शन काफ़ी थी इस किस्म की चीज़ों की। अब उसमें जो अमेंडमेंट्स जो की गई हैं वो तो सरासर पर्सन स्पेसिफिक लगती हैं। यानी जब ये मुराद सईद साहब का जो किस्सा मशहूर हुआ और उससे पहले जो उनका इमरान खान साहब की एहलिया के मुतालिक कोई न्यूज़ च्यूज़ आई थी, तो उसके मुतालिक इन चीज़ों की बेसिस पर ये कानून लाया गया। तो यकीनन ये पर्सन स्पेसिफिक है। चूँकि अब देखिए, जो इसको देखिए इस तरीके से कि जब कोई इंसान इम्पोर्टेंट पोजीशन पे होता है किसी मुल्क में, तो जो उसकी एहलिया या यानी अगर औरत है तो उसका स्पाउस, उसका हस्बैंड जो है, वो भी पब्लिक आई में आ जाता है।
और उसके मुताबिक खबरें शबरें फैलती हैं। अब आपको याद है मिसेस थैचर जो प्राइम मिनिस्टर होती थी इंग्लैंड की, उनका हस्बैंड जो थे डेनिस थैचर, उन्होंने कभी सियासत में हिस्सा लिया ही नहीं, लेकिन उनके मुताबिक भी खबरें आया करती थी। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये तो दुनिया का रिवाज अच्छा, है। इसको नॉर्मल बना भी दिया गया है। शायद उस्मानी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक नॉर्मल है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन अब देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं, वो चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पे ट्रेंड्स बनते हैं और बहुत ख़राब ट्रेंड्स बनते हैं। उस ट्रेंड से बहुत से हज़ारों लोग हिस्सा लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि खबर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है ही नहीं और वो है सोशल मीडिया पर, और वहाँ पर किसी की किरदार कुशी की जा रही है, तो इस कानून को वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी देखिए, सोशल मीडिया जो है वो एक नई चीज है, पहले तो थी नहीं, अब शुरू हुई है सोशल मीडिया। और इसमें जो लोग के पहले कभी जिनकी बात सुनी भी नहीं जाती थी, अब वो इसमें आ जाते हैं। तो ठीक है, इसको काउंटर करना चाहिए। यकीनन फेक न्यूज के लिए लॉ होना चाहिए, लेकिन जब वो लॉ बनाया जाए तो उसको इस तरीके से बनाया जाए कि ज्यादती ना हो लोगों से। जिस तरह कि आप खुद ही जिक्र कर रही थी ये डिस्कशन से पहले, कि अब जब फेक न्यूज पे आप कहते हैं तो आप कैसे डिटरमिन करें कि ये फेक न्यूज है? अगर फर्ज किया है भी फेक न्यूज, तो पॉइंट ये है कि उसके लिए आपको अगर एकदम से जाके उसको पकड़ लेंगे आप और उसको बगैर वारंट के और बगैर और वो जेल में रहेगा और उसको बेल भी नहीं हो सकेगी, तो इस मेरे ख्याल में ये शख्सी आज़ादी के ये शख्सी आज़ादी के मुनाफी है, ये ज्यादती है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आया जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर फारूक साहब, जब हम बात करते हैं आज़ादी राय की, ज़ाहिर है अब उसका मतलब भी थोड़ा बदल चुका है। आज़ादी ज़ाहिर राय होनी चाहिए, लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर तो कोई सेंसर नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, और ज़्यादा ख़राब सोशल मीडिया की तरफ से हुई है मामला। यहाँ पर चाहे वो पीटीआई के मीडिया हाउसेज़ हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के मीडिया हाउसेज़ हों, वहाँ से जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। और हम बात करें पीका एक्ट की, जिसमें सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की गई है, और यहाँ सवाल ये उठा रही हूँ मैं कि ये पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरह से तय किया जाएगा, हुकूमत कैसे तय करेगी कि कौन सी खबर फेक है, कौन सी खबर सच्ची है। और अगर कोई खबर फेक है तो उसके लिए जो कवानीन में तरमीम की गई है, क्या पहले का कानून बेहतर नहीं था? और जिस तरीके से जो पॉइंट रेस किया जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने, उनका ये कहना था कि इस तरह की चीज़ें, कोई एमरजेंसी हो तो ऑर्डिनेंस आप लेके आ सकते हैं, लेकिन शख्सी आज़ादी के मुनाफी है। यहाँ पर आप सिर्फ चंद लोगों को नवाजने के लिए इस तरह की कवानीन लेकर आ रहे हैं। आज़ादी इज़हार राय जिस पर कदगनें पहले भी कई दफ़ा लगाई गई और इस पर पहले भी कई दफ़ा बात की जा चुकी है, लेकिन ख़ासतौर पर अगर हम पीका एक्ट की बात करें तो इसको लेकर आने के लिए हुकूमत को सिर्फ ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी? अगर हुकूमत समझती थी कि फ़ेक ख़बरें हैं और बहुत से लोग फ़ेक ख़बरें चला रहे हैं, तो उसके लिए तरमीम की जा सकती थी। इसी पर हम बात करेंगे। फ़ारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी फ़ारूक साहब, सवाल आपने मेरा पहले सुन लिया था, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या लगता है आपको यहाँ पे पैरामीटर्स पहले तय नहीं किए जाने चाहिए थे? शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। बहुत अहम मौजू है इस वक्त का। एक आप अगर बुरा ना मनाए तो छोटी सी मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ पहले अपनी गुफ्तगू से पहले। अभी इस प्रोग्राम में शरीक थे शाइख उस्मानी साहब, ये है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो हमारा प्रोटोकॉल ये है कि जो इस तरह की प्रेस्टिजियस फोरम से रिटायर होता है, हम उसको उसके ओहदे के साथ बुलाते हैं। ये हमारी सोसाइटी की रिवायत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे मोहतरम शख्सियात को हमेशा इसी तरह से मुखातिब किया करें। बिल्कुल, ये इससे चैनल की यानी वक़्त में भी और उसकी इज्जत में भी इजाफा होता है, और मेहमान के तो हक है कि उसकी इज्जत में इजाफा किया जाए। मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ कि मैंने वैसे पूरा ही उनका तारुफ करवाया था, शायद आपसे हो सकता है मिस हो गया हो, लेकिन चले आपकी बात सराहनीय पर। मुमकिन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपने बात कही, इससे मुझे एक वाकया याद आया। ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है 1977 में, भुट्टो साहब इसी तरह मुश्किलात का शिकार थे जिस तरह मौजूदा हुकूमत मुश्किलात के शिकार है, और उनके खिलाफ एक बड़ी तंदो तेज तहरीक चल रही थी और वो चारों तरफ से घिर चुके थे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मौजूदा हुकूमत के घिर थे। तो उस मौके पर भुट्टो साहब ने 3 इक़दामात किए। पहला कदम यह था कि उन्होंने शराब पे पाबंदी आयद कर दी। हमारे आम तौर पे कहा जाता है कि ये ज़ियाउल हक पे पाबंदी लगाई, ये भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई। दूसरी, उन्होंने जुम्मे की छुट्टी कर दी।
तीसरी उन्होंने कुमारबाजी यानी जुआ खाने बंद कर दिए, ये नाइट क्लब जो होते थे ना जहां आप वो खेलते थे वो बंद कर दिए, और कहा ये कि हम इस्लामाइज करने जा रहे हैं सोसाइटी को। वरना उससे थोड़े ही दिन पहले उन्होंने एक तकरीर की थी, बहुत बड़ी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि मैं शराब पीता हूँ, थोड़ी सी पीता हूँ क्योंकि मैं काम बहुत करता हूँ, थक जाता हूँ, तो लिहाजा मैं थकन उतारने के लिए शराब पीता हूँ, और शराब पीता हूँ किसी का खून तो नहीं पीता। तो ये एक जब हुक्मरान किसी मुश्किल से दो चार होते हैं तो वो इस तरह के इकदाम करते हैं। तो जो इमरान खान साहब हैं, ऐसा लगता है कि वो भुट्टो का रेपिटेशन है कि कल तक उनकी जमात की तरफ से इस मुल्क में लोगों की किरदार कुशी की रिवायत तो शुरू ही इमरान खान ने की है। लोगों की माँ बहन बेटियों का जिक्र सबसे पहले इनकी तरफ से शुरू किया गया है। जो अमीन साहब है डेरा इस्माइल खान के गंडापुर, जी जी अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने, जी अली अमीन गंडापुर, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा लोगों की बहन बेटियों के बारे में, और हुकूमत में आने के बाद भी जुबान उनकी वैसी है, उनकी कभी उनकी जुबान रुकी नहीं। और इमरान खान की जुबान में कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं, वो बहुत मुंह भर के किसी के बारे में किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। तो आज उनको ये एहसास क्यों हुआ कि लोगों की इज्जत बहुत महफूज होनी चाहिए? इसका मतलब ये है कि वो खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। सिर्फ कानून का सहारा हमेशा वो लेता है, और इस तरह के जैसे जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब ने कहा कि ये टारगेटेड कानून है। सही, टारगेटेड कानून का सहारा सिर्फ वो लोग देते हैं जो कमजोर हो जाते हैं, जिनके पांव के नीचे से जमीन खींच हो जाती है। तो अब मैं नहीं समझता था कि इतनी आसानी से ये शख्स हार मान जाएगा, जिसका दावा ये है कि वो आखिरी बाल तक खेलता है। आखिरी बाल तक खेलने वाला अब इस तरह के कवानीन के सहारे दे रहा है, ये तो अल्लाह की शान है। बिल्कुल सही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं फारूक आदिल साहब के जब इंसान कमज़ोरी की इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसने आगे करना क्या है, तो उस तरह के इकदाम लेता है। लेकिन आपको लगता है कि जब हम ये बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पे इस कानून पर अमल दरामद के लिए जो सोशल मीडिया का फोरम है, उस पर जिस तरीके से लोगों की किरदार कुशी की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, उसको कैसे रोकेंगे? वहाँ पर भी बड़े हुकूमत ने कोशिश की कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली जो फेक न्यूज़ है उनको रोका जा सके। जो ट्रेंड्स बनते हैं, तो सर ट्रेंड्स तो दोनों जानिब से बनते हैं, चाहे वो हुकूमती जो मीडिया हाउसेज हों वहाँ से भी बनते हैं, इधर से भी बनते हैं। और वहाँ पे जितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह ख़वातीन को वहाँ पर हरासा किया जाता है, तो उसके लिए भी तो कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। हमें जिस तकलीफ़ का वहाँ सामना करना पड़ता है हुकूमत को तनकीद अगर करें तो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो सकता है कि सियासी जमातें ये तय कर लें कि हम मुखालफत करेंगी, हम किसी की किरदार कुशी नहीं करेंगी। लेकिन मसला ये है कि आज की हुकूमत का कोई अखलाकी मयार नहीं है। ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत का जो सरबराह है वो हिज़्ब इख्तिलाफ से हाथ नहीं मिलाता, उससे बात नहीं करता, और आपको मैं बताऊं कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। आईनी तकाजा, कानूनी तकाजा बहुत छोटी बात है, वो आइन के तकाजे पूरे नहीं करता। आइन का तकाजा क्या है? इसकी वजह से हमारे यहाँ कई किस्म के इस वक्त बहरान मौजूद है। मसलन सबसे बड़ा बहरान क्या है? हमारा सबसे बड़ा बहरान इस वक्त जो आईनी बहरान है वो ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नामुकम्मल है। 2 अरकान उसके नहीं हैं, 2 जो सूबों की नुमाइंदगी करते हैं वो अरकान नहीं है। अगर वो अरकान नहीं है तो उनका तकर्रुर कैसे होगा? उनका तकर्रुर ऐसे होगा कि कायदे ऐवान जो है, जिसका नाम इमरान खान है, वो बिल्कुल, जब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मामला चलेंगे कैसे आगे? आपका पॉइंट कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, एक सेकंड, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि उससे बामानी मुशावरत करेगा। बिल्कुल सही। बामानी मुशावरत ये नहीं है कि उसका सेक्रेटरी उसके सेक्रेटरी को खत लिख देगा, वो जाती तौर पर उससे राब्ता करेगा। बिल्कुल सर, और ऐसा हो नहीं रहा है। हमने यही तारीख देखी है। मुझे ब्रेक लेनी है फारूक, वक्त की कमी है सर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे नाजरीन प्रोग्राम में, और वापस आएंगे तो कराची के अमन अमान की सूरत हाल की बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। हम कराची के अमन अमान की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। ना लोग कराची की सड़कों पर, ना अपने घर की गलियों में, हत्ता के घर में भी महफूज नहीं हैं। और इस शहर को ऐसा लगता है कि कोई जंगल कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, उनकी ज़िंदगी से उन्हें महरूम किया जा रहा है। एक 10,000 के मोबाइल के पीछे डाकू लोगों की कीमती जान से उन्हें महरूम कर रहे हैं। और इस पर एक नज़म है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ज़ाहिर है ये जो पहले की सूरत हाल थी कराची की 2011-12 में, उस वक्त हम देखते थे कि नामालूम अफराद का बड़ा जिक्र होता था, लेकिन आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि नामालूम अफराद फिर से शहर में आ गए हैं जो शहर का अमन तबाह कर रहे हैं। तो आपके साथ ये नज़म मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पहले शहर को आग लगाए नामालूम अफराद, फिर अमन के नगमे गाएं नामालूम अफराद। लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है, सब देखे फिर भी नजर ना आए नामालूम अफराद। सब इस शहर नापुरसा के बासी हैं, जिसका नज़्म व नस्र चलाएं ये नामालूम अफराद। लगता है शहर का कोई वाली वारिस नहीं, हर जानिब बस धूम मचाएं नामालूम अफराद। पहले पहल मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें और फिर मेरा सोग मनाएं ये नामालूम अफराद। इनका कोई ना नाम है, ना मसलक, ना ही कोई नस्ल, ना काम है, बस पहचाने जाएं अपने काम से नामालूम अफराद। शहर में जिस जानिब जाएं एक ही मंजर है, नीचे दाएं बाएं नामालूम अफराद। और इस शहर का ऐसा लगता है कोई वाले वारिस नहीं है। हम ज़रा कॉजवे कोरंगी की सूरत करेंगे, जहां हफ्ते के लोग तकरीबन 100 अफराद डाकुओं के हाथों लुट गए और पुलिस तकरीबन आधे घंटे की ताख़ीर से यहाँ पर पहुँची, क्योंकि यहाँ पर कुछ तरक्याती काम भी हो रहा है। तो आज वहाँ की क्या सूरत हाल है, कोरंगी कॉजवे से हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हास हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। कामरान, ज़रा बताइएगा, आज भी इस सड़क पर काम हो रहा है और ज़ाहिर 2 ही रास्ते हैं, एक कॉजवे की तरफ जाता है और एक नदी की तरफ जाता है। आज यहाँ पर कुछ नज़र आ रही है पुलिस जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नज़र आ रही हो, खड़ी हो मोबाइल्स? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कॉजवे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी एक वारदात बताई गई थी कि गुज़िश्ता दिनों 2 रोज़ कबल जो है यहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। मगर सूरत हाल ये है कि एक पुलिस की मोबाइल जो है कॉजवे के एक जानिब जो है खड़ी हुई है, लेकिन वो भी जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने आप से नाराज़ है। कराची पुलिस की नाअहलियों की वजह से और कराची पुलिस के कारनामों की वजह से जो वो शहरियों की हिफाजत जो उनका काम है, उसका काम है, उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। उस वजह से जो है शहरी इस वक्त जो है डकैतों के निशाने पे, डाकुओं के निशाने पर है और कराची में जो है डाकू राज जो है कायम हो चुका है। इस वक्त की अगर कॉजवे की सूरत हाल की बात की जाए तो ट्रैफिक जो है रवां दवा है। इस वक्त कोई ट्रैफिक जाम की सूरत हाल नहीं है। पुलिस की एक मोबाइल यहाँ पर जो है मौजूद है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये चीज़ सामने आ रही है कि SSP जो यहाँ के उनकी जानिब से फौरी तौर पर SHO को मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन ताहाल अब जो है तकरीबन जो है 24 से 30 से 35 घंटे जो है गुजर चुके हैं इस वाक़े को हुए, लेकिन अब तक जो है मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया इस वाक़े का। इस हवाले से जो हमारी पुलिस से बात हुई, वहाँ के जो ड्यूटी अफसरान हैं, उनका कहना था कि उनके पास कोई कंप्लेन लेके नहीं आया। तो सूरत हाल बहुत ख़राब है। अगर ओवरऑल कराची शहर की बात की जाए तो आज भी जो है कराची में लाकानूनियत और डाकू राज जो है वाज़े तौर पर नजर आ रहा है और पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। आपने बताया कामरान कि अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया, 2 दिन हो गए हैं इस बड़ा वाक़या हुआ, 100 लोग लुट गए एक सड़क पर, बाकायदा बंद करके सड़क को लूटा गया। तो ये जो इलाका है, जिस तरह आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ कि इसको यहाँ से निकलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो कोरंगी कॉजवे का एक रास्ता है या फिर नदी वाला एक रास्ता है। तो क्या पुलिस को नहीं मालूम कि क्रिमिनल्स कहाँ जाके छुपे होंगे या कहाँ निकल सकते हैं? कोई छापे नहीं मारे गए मुल्का इलाकों में यहाँ पर? जी देखिए सुमैया, मैं आपको जो है कैमरा मैन अगर दिखा सके तो मैं इस इलाके की आपको पूरी सूरत, अगर मेरे लेफ्ट हैंड पे कैमरा मैन अगर थोड़ा सा दिखा सके, ये वो कॉजवे का इलाका और इसके इस तरफ जो है बिल्कुल खाली नदी है। यहाँ पर अक्सर पानी जो है गंदा जमा हो जाता है। और उसके अलावा अगर मेरे राइट हैंड पे कैमरा मैन जो है आपको दिखा सके तो ये भी बिल्कुल एक सुनसान मकाम है यहाँ पर। और अक्सर जो है यहाँ पर जो गैंग आते हैं डाकुओं के, 10-10, 12-12 लोगों पर वो मुश्तमिल होते हैं और उनके पास जो है ख़तरनाक असला भी होता है। और मैं आपको बताऊं, ये कॉजवे पे इन मुकामात पर जो है डकैती और चोरियों की वारदातें जो है ये पुरानी हैं, बहुत अरसे से
इस तरह के यहाँ पर वाकयात हो रहे हैं और यहाँ पर जो है दुराने डकैती जो है कत्ल भी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कोई मौसर कार्रवाई आज तक नहीं की। कामरान मिनाज, बहुत शुक्रिया। ये है सूरत हाल कराची की, जहाँ पर कराची के शहरियों को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। साबिक मेयर कराची MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची शहर में जो आजकल सूरत हाल हो गई है, लगता है कोई महफूज ही नहीं है, अपनी ही चीज़ों को चोरी छुपे लेकर जाना पड़ता है कि कहीं हमसे कोई लूट ना ले। सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इस पर? देखें, 18वीं अमेंडमेंट के बाद तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सूबे पे आ गई है। इससे पहले भी सूबे पे ही थी जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। 14 साल हो गए हैं इन्होंने पुलिस फोर्स को जिस तरह से ट्रेन और इक्विप्ड करना था नहीं किया। आप देखते हैं कि हर रोज लोगों की जानें जा रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, किडनैपिंग हो रही है, इवन अफसोस से कहना पड़ता है रेप हो रहे हैं घरों के अंदर। तो ये हाल है पूरे शहर का। और इनके वजीर और वजीर आला टेलीविजन पे आके जब बात करो तो ये NFC अवार्ड का रोना रोते हैं कि NFC अवार्ड में हमें पैसे नहीं मिलते। अरे जो मिल रहे हैं आपको वो भी नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि आपने 14 सालों से जो 1200 अरब लेते हो आप हर साल, वो कहाँ खर्च करते हो? पुलिस का हाल देख लो, किसी भी महकमे को उठा के देख लो आप। जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होगी, जब तक लोकल लोग पुलिस के अंदर नहीं होंगे, आप इंटीरियर सिंध से अपने जाले लाके भर्ती करते हो जाली डोमिसाइल पे, जो कि 40% कोटा है शहरों का, उस पे। तो उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे जो इस किस्म के पुलिस वाले यहाँ भर्ती किए जा रहे हैं? पुलिस वाले खुद पकड़े जा रहे हैं क्राइम में, असला किराए पे देने में। तो बैड गवर्नेंस की मैं समझता हूँ मिसाल नहीं मिलती इनकी। जिस तरह से इस शहर को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, इनसे सवाल बनता है। जब इनसे सवाल किया जाए तो ये कहते हैं कि महंगाई हो गई है इसलिए क्राइम हो रहा है, और दूसरे सूबों में भी जो होता है कंपेयर करते हैं ये। अरे आप छोड़े दूसरे सूबे को, आपके सूबे में क्या हो रहा है? सही बात आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने सूबे की बात करें, पंजाब को छोड़ें, वो पंजाब की मिसाल देते हैं, इधर की मिसाल देते हैं, उधर की मिसाल देते हैं, और फिर मिसाल ये देते हैं वजीर साहब कि ये तो होता रहता है, माजी में भी तो होता था। माजी में तो भाई अमन कमेटी आपकी एक्टिव थी, आज भी आपकी अमन कमेटी एक्टिव है। तो ये गठजोड़ है गैर मुकामी पुलिस का, गैर मुकामी चोर डाकुओं का, और कुछ नहीं है ये। अच्छा वसीम अख्तर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन्हीं का मामला है और उनकी बैड गवर्नेंस है जिसकी वजह से मामला हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है आप बड़े इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के, वफाक का भी तो कोई ना कोई किरदार इस पर होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं, अपने कीमती सामान से हाथ धो बैठ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और जिस तरह अभी हमने देखा कि अतर मतीन का जिस तरीके से कत्ल हुआ, ऐसे लगता है कोई माहिर शूटर्स हैं ये डाकू, जिस तरीके से लोगों को दनदनाते फिर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं सड़क पे लोगों के सामने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। कल ही मैंने मीडिया में ये बात कही कि अगर 18वीं अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट विद इन स्टेट बना ले पीपल्स पार्टी वाले, वफाक को इंटरवीन करना चाहिए, वफाक को PM साहब को इंटरवीन करना चाहिए, जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनको समन करें, बुलाएं चीफ सेक्रेटरी को, IG को, और उससे पूछें, रेंजर्स के ऑफिसर्स को बुलाएं कि भाई ये क्या हो रहा है। इनका तो फर्ज बनता है PM साहब का, बिल्कुल उनको इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अब तो इंतहा हो गई है, ये इंसानी मसला बन गया, ये सियासत नहीं है। और अब बात ये भी है कि जाहिर है जब हम देखते हैं कि शहर की आधी से ज़्यादा पुलिस सियासी प्रोटोकॉल में मसरूफ है, तो आवाम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगी? इस पर भी तो कोई बात पुरस होनी चाहिए वसीम साहब। बिल्कुल, ये तो वडेरा माइंडसेट है भाई। आज 1970 से ये रूल कर रहे हैं इस सूबे पे। आप लाड़काने का हाल देख लें, सेवन का हाल देख लें, दादू का हाल देख लें, खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। ये इनका माइंडसेट वही है कि आगे 2 मोबाइल पीछे 2 मोबाइल, अवाम सड़क पे है उसको लूटा जा रहा है, गाड़ियां रुकवा के लाइन से खड़ा करके लूट रहे हैं, ना पुलिस है ना कोई पूछने वाला।
और देखें वसीम साहब, इसका कोई हल भी तो होना चाहिए ना। आप लोग बड़ी स्टेक होल्डर जमात हैं, कि कोई हल पेश करें, वफाक से बात करें कि भाई कराची क्या कोई लावारिस शहर है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। 6 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं। वो कैमरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट पता नहीं कहाँ है सर। कैमरे हैं, लाइव मॉनिटरिंग नहीं है उनकी। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, जब पूरा सिस्टम ही नहीं होगा तो फायदा क्या कैमरों के। ना पुलिस है, पुलिस किसी और काम में लगी हुई है, प्रोटोकॉल में लगी हुई है। तो वो अल्लाह रहम करे, जब तक बड़े नहीं इसमें इंटरवीन करेंगे यहाँ के हालात नहीं हो सकते। तो क्या एमक्यूएम बात करेगी, वजीर आजम से इस मामले को उठाएगी वफाक के सामने? बिल्कुल, हम तो थ्रू मीडिया बोल ही रहे हैं पीएम साहब को, और अगर हमारी उनके लोगों से मुलाकात होती है तो हम उनको भी बोलते हैं ये बात। तो सर हम तो जाहिर है आप लोगों की तरफ ही देख रहे हैं, किससे बात करें, किससे कहें। ऐसा लगता है कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर हम अपने घर में हैं तो भी महफूज नहीं है, घर के बाहर तो है ही नहीं महफूज। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वसीम साहब, एक और मामला भी आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि आज सिंध हुकूमत ने और खासतौर पे सिंध काबीना ने जो तमाम वाटर एंड सीवरेज के मामलात हैं वो मेयर के अंडर दे दिए हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आई वॉश, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। अच्छा, जानी कर रहे हैं। मेयर के अंडर, मेयर को अगर चेयरमैन बना देंगे तो मेयर करेगा क्या? अगर वाटर बोर्ड का चेयरमैन जो है वो चाहेगा कि बल्दिया में एक पाइपलाइन डलनी चाहिए पानी की और एक औरंगी में सीवरेज की, तो वो अप्रूव कर देगा मेयर बीइंग चेयरमैन। फंड्स कहाँ से आएंगे? कहाँ से? जब तक फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं देंगे काउंसिल को, मेयर को, जब तक मामला हल नहीं हो सकता। ये शातिरपना दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इनको नहीं छोड़ना कराची को, ये लूटते रहेंगे कराची को। सिर्फ चेयरमैन बना देने से मसले हल नहीं होंगे डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि मेयर बेख्तियार ही रहेगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही। ठीक है, ये फिर धोखा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है एमके रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, और उनका ये कहना था कि इस पर वफाक से बात की जाएगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात में बात की जाएगी, उनके सामने एमके में मामला उठाएगी कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि ये शहर जिसमें ना लोगों की जान महफूज है, ना लोगों की इज्जतें महफूज हैं, ना लोगों का माल महफूज है, ना लोग अपने घर के बाहर महफूज हैं, ना घर के अंदर महफूज हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब जो डकैत हैं वो मज़ाहिमत पर गोली मारने दरेग नहीं करते हैं। कहाँ है पुलिस, कहाँ है सिंध हुकूमत, कौन है जवाबदेह? रोज़ाना इतनी डकैतियाँ हो रही हैं। इस साल में सिर्फ जनवरी और फरवरी में जो डकैती की वारदातें हैं वो कई गुना बढ़ चुकी हैं पिछले साल से। और न सिर्फ डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं, बल्कि डकैती मज़ाहिमत पर जो लोगों को कत्ल किया जा रहा है वो इतना बढ़ चुका है। मुकदमात दर्ज नहीं होते, जब मुकदमात दर्ज ही नहीं होते हैं तो कार्रवाई कैसे होगी? और सोशल मीडिया पर जब फुटेजेस आती हैं, जब वीडियोस वायरल होती हैं, तो हमारी कराची पुलिस जो है वो मुतहरिक नज़र आती है और वहाँ से फिर दाद वसूली जो है वो की जाती है। तो बात यह है कि वो काम जो आपको करना है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से नहीं करना है। आपका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किसकी जानिब देखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।